Will start Bell-Dixie function. So, in Bell-Dixie function, I request Professor Devendra Mishra to chair to come here. बुला के लाइए और उनको आप लोग साइड में बैठे उनको ये लोग यहाँ बैठे बड़ी सामान उधर रख पाएंगे तो नहीं, क्योंकि इधर से आने की दिक्कत है। या आप इधर बैठ जाइए, हम उधर बैठ जाते हैं। हाँ, मैं उधर बैठ जाता हूँ। Welcome to Professor Devendra Mishra, who is the great scholar of astronomy and astrology, and I requested him to guide us in every step. He has guided us, and I requested to give the Bell-Dixie speech, and that is not Bell-Dixie speech, that is a Vishesh he will give to us to flourish our institution, our NGO for the future work. So, my first thing, I want to give the cooperation, whatever the cooperation and from whom we have got the cooperation for this organizing the conference for the national committee as well as international committee. So we are I have already told in the inaugural session that Dr. Vijay Gupta and his team in international committee, that is the International Conference of ISIS 203, Ancient Indian Wisdom and Modern World, International Planning Committee is Dr. Vijay Gupta and John Lee and Indira Bhatt Gupta and then Murali K. Srinivasan. All are in Colorado, USA, and then international collaboration is Padma Shri SKM Mallina, Joint Managing Trustee, Vetat Shri Maharshi Kundalini Yoga and Kaya Kalpita Foundation Riyadh, Tamil Nadu, and then Nishita Bakshi and the Director Program G2 Asia San Francisco, CA, USA. Ramesh Kumar, MS IT Consultant, Boulder, CO, USA. Krishna Ramesh, IT Consultant, Boulder, CO, USA. So these are the persons who have contributed and cooperated in each and every step in our organizing this great function. So, before going further, I must inform you that there are I request to Professor Devendra Mishra to give the Bell-Dixie function and regarding the observation of the conference. कर रहा है, बैठ के बोल रहा है, खड़ा कैसे नहीं बैठ के, हमें दोनों में सुविधा है। अगजान पद्मार्कम गजानन महर्निशम अनेकदंतम भक्तानामेकदंतम उपास्महे। प्रिय भाई डॉक्टर पांडे, उपस्थित अध्यापकों, विद्वानों, छात्रों छात्राओं,
बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि 100 दंड में एक लपटंग। दंड बैठक अगर आप 2 घंटे करें तो उससे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं आएगी जितनी ऊर्जा एक बार 5 मिनट या 3 मिनट किसी से कुश्ती लड़ ले जाए। ठीक वही स्थिति मैं बहुत सरल भाषा में बोलता हूं कि विद्वान भी समझ जाए और बिल्कुल नहीं जो इस क्षेत्र में नए घुसे हैं वो भी समझ जाए। सेमिनार, ये गोष्ठियां एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनमें हर व्यक्ति अपनी जानकारी दूसरों के साथ शेयर करता है और फिर जब उसके शोध लेख वाचन के पश्चात उस पर प्रश्नोत्तर होता है तो उसमें उससे पता चलता है उससे कि इसमें और क्या हमें लिखना चाहिए, क्या अधिक हो गया और क्या कम रह गया है। तो बहुत अच्छा काम आपने किया है और ये पहला सत्र है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही सफल आयोजन आगे आप करते रहें और आपको इसके लिए खूब यश मिले और उत्साह भगवान आपको दे जिससे आप निरंतर इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। बहुत विशद विषय है, हमें कोई विषय तो इन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र पर कुछ बताइए। तो ये बड़ा ही वास्ट, बहुत विशाल विषय है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू समराइज सच ए वास्ट लिटरेचर which is available, the literature which we have, that is for the last 5,000 years. महाभारत युग से लेकर के अब तक का साहित्य किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। कहीं ताम्रलेख में है, कहीं शिलालेख में है, कहीं पांडुलिपियों में हो, कहीं छप भी गया है। तो उसके बारे में हम केवल आपको विहंगम दृष्टि डालेंगे, बिल्कुल सार संक्षेप में। स्थाली पुलाक न्याय संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध है, 20 तरह का पकवान है, सारा दे देंगे तो थाली में जगह भी नहीं, वो थोड़ा 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 थोड़ा। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि का, व्याकरण में पाणिनि का जो स्थान है वही स्थान ज्योतिष शास्त्र में आचार्य वराहमिहिर का है। पाणिनि ने अपने से पूर्ववर्ती वैयाकरणों के सिद्धांत को समेटा, उसमें अपना शोध मिलाया, अपनी दृष्टि मिलाई। कहीं वो कहते हैं अणुस्फोटायनस्य, कहीं स्फोटायन, कहीं शाक्तायन, कहीं किसका किसका शाकल्य का नाम लेते हैं, लोपः शाकल्यस्य। तमाम आचार्यों की जो राय है उसको भी पाणिनि अपने ग्रंथ में समाविष्ट करते हैं, फिर अपनी बात भी करते हैं। जो विकल्प है वो भी बताते हैं, सर्वत्र विभाषा देय है। अब आइए भरत मुनि पर। भरत मुनि ने ब्रह्मोत्तरजी पर अपना ग्रंथ लिखा। भरत मुनि से पहले भी नाट्यशास्त्र पर ग्रंथ थे। शिलालिंग, पराशर, शिलालिंग, नंदिकेश इत्यादि कई नाम भरत मुनि ने लिए हैं और अपनी बात कहने के साथ साथ उस प्रसंग में रेफर करते हैं। अत्र कारिके भवतः, ये पीछे की पीढ़ियों से ये कारिकाएं प्रसिद्ध हैं। उन कारिकाओं का मूल लेखक कौन है कई जगह नहीं बता पाए हैं, लेकिन अत्र इस विषय में ये कारिकाएं हैं, भरत मुनि लिखते हैं। अब आइए आचार्य वराहमिहिर पर। वराहमिहिर ने अपने से पूर्ववर्ती दैवज्ञों के ऑब्जर्वेशंस का
उनकी खोज का समावेश किया, अपनी खोजों को रखा और कहीं पूर्ववर्ती आचार्यों से सहमति व्यक्त की है, कहीं बड़े आदर के साथ असहमति भी व्यक्त करते हैं, असहमति भी व्यक्त करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उस मत से असहमत हैं इसलिए उल्लेख नहीं करेंगे, उल्लेख अवश्य करते हैं। पूर्वशास्त्रानुरोधे में मया वज्रादय कृता, वज्रादि योग का उल्लेख करते हैं और कहते नहीं सूर्य से चौथे घर में शुक्र और बुध कैसे हो सकते हैं, सूर्य से चौथे घर में बुध और शुक्र होंगे तब वज्र योग होगा, सूर्य से चौथे घर में इनका होना संभव ही नहीं है। लेकिन पहले के जो विद्वान हैं उनके मत को सम्मान देते हुए मैंने इसका अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। वराह मिहिर का स्कंधत्रय में योगदान है, ज्योतिष के 3 स्कंध हैं, तीनों में उनका योगदान है। जो अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता है वो ये है कि वराह मिहिर का जो कहने का ढंग है मेरी दृष्टि में और किसी आचार्य की वो शैली नहीं है। उर्दू में एक शब्द आता है अंदाजे बयां, अंदाजे बयां। गालिब कहते हैं है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और तो वराह मिहिर का जो अंदाजे बयां है वो लाजवाब है। एक उदाहरण लीजिए, रवीन्द्र शुक्रावनिजय सुभाग गई गुरौ त्रिकोणोदय संस्थिते पिवा भवत्यपत्यम हिबीजिनामिने करा हिमांशोर विदिशा निवा फलाहा। जरा उपमा देखिए, रवीन्द्र शुक्रावनिजय सौभाग्य गई, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन इसमें भी आपको रस आएगा। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और अवनिज, अवनिज कहते हैं मंगल को, ये अगर अपने अपने नवांश में आ जाए, भाग कहते हैं नवांश को, राशि के 1/9 को नवांश कहते हैं, अगर ये नवांश में आ गए हो गोचर में अपने अपने नवांश में, अथवा गुरु त्रिकोणोदय संस्थिते पिबा, गुरु त्रिकोण या उदय में आ गया हो, उदय माने जन्म राशि, त्रिकोण माने 5वें में, या तो जन्म राशि में हो या जन्म राशि से 5वें हो या फिर 9वें हो, तो क्या होगा, भवत्यपत्यम, संतान की प्राप्ति होगी। विवाह हो चुका है, संतान की प्रतीक्षा है, 5 साल 8 साल 9 साल बीत गए हैं, इस योग में प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे इसमें एक बात जोड़ते हैं, भवत्यपत्यम, भवत माने होती है संतान, संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन लगा दिया विदुर वाला लेकिन है। धृतराष्ट्र की सारी बात ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक कहके जब विदुर कहते हैं लेकिन, तो धृतराष्ट्र का चेहरा उतर जाता था, लेकिन कहके सारा काट देंगे। बराबर लेकिन क्या कहते हैं, करा हिमांशुर विदिशान युवा फलाहा विदिशान दृष्टिहीना नाम कृते इंदो कला जथा विफला भवंती। नेत्रहीनों के लिए जैसे चंद्रमा की कलाएं व्यर्थ हैं, ऐसे ही जो वीरहीन हैं, इंपोर्टेंट हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति के योग व्यर्थ है। अब इसमें देखिए कितनी कठिन बात एक अलंकार के माध्यम से वराह मिहिर ने कह दी। टेक्निकल सब्जेक्ट ज्योतिष, इतना ज्यादा अलंकार भरा पड़ा है, और अलंकार ही नहीं बहुत कुछ भरा पड़ा है। वराह मिहिर की सामाजिक दृष्टि देखिए, अभी उधर हम बैठे थे, एक लेख में सुझाव दिया मैंने कि ये भी दृष्टि जोड़े इसमें। वराह मिहिर कहते हैं कि स्त्री पुरुष का जब संपर्क होता है, अगर वह संपर्क
समाज की दृष्टि से उचित नहीं है, विवाह नहीं हुआ है, किसी कारण कुछ हो गया गलत, तो क्या समाज को चाहिए कि उस स्त्री का अनादर करे, समाज उसकी उपेक्षा करे? ऐसा चाहिए? वराहमिहिर के पक्ष में नहीं है। और वराहमिहिर क्या कहते हैं, इस पर ईश्वर की कृपा हुई मैं लिखूंगा, सोसाइटी एज डिपिक्टेड इन द वर्क्स ऑफ वराहमिहिर। जैसे कालिदास का भारत वासुदेव शरण अग्रवाल ने और कई लोगों ने काम किया है, सोसाइटी एज डिपिक्टेड इन द वर्क्स ऑफ कालिदास, बहुत बढ़िया समाज का वर्णन। अच्छा, वराहमिहिर के ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि वराहमिहिर के समय में बहुत से लोग इसके पक्षधर थे कि अगर एक पर्टिकुलर काम करके, शारीरिक संपर्क करके, सहवास करके पुरुष अशुद्ध नहीं हुआ तो स्त्री कैसे अशुद्ध हो गई? या तो दोनों को अशुद्ध होना चाहिए या दोनों को शुद्ध होना चाहिए। कितनी मार्मिक बात, कितनी तेज बात वराहमिहिर कह जाते हैं। और फिर कहते हैं एक बात और, स्त्रियों के पक्ष में क्या बात कहते हैं, स्त्रियों को तो शुद्ध करने का एक प्राकृतिक उपाय भगवान ने बना रखा है, ईश्वर ने बना रखा है, ऋतु धर्म। अगर कहीं कोई अशुचिता है भी तो ऋतु धर्म से वो साफ हो गई, पवित्र हो गया, ऋतु धर्म के बाद वो सब कुछ ठीक हो गया। पुरुष के पास तो ये उपाय भी नहीं है साधन भी नहीं कि पवित्र हो। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो पुरुष को तो अपवित्र बने रहना होगा, स्त्री को तो प्रकृति ने पवित्र कर दिया, ऋतु धर्म हो गया, सारा दोष जो है बह गया, निकल गया। क्या विशाल दृष्टिकोण है, क्या विशाल दृष्टिकोण है वराहमिहिर का। 407 ईस्वी का समय इनका माना जाता है, 5वीं शताब्दी का बिल्कुल प्रारंभिक समय है। बताइए साहब, आज से 1510 साल पहले, 1509 साल पहले ये विचारधारा थी हमारे समाज में। और आज स्त्री दोषी हो जाती है जबकि वो विवश है, परिस्थितियों के कारण विवश है, उसके साथ कुछ अनुचित होता है जबकि उसका दोष नहीं है, तो दोष पुरुष का है, उसको दंडित करो। स्त्री का तिरस्कार क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातें हैं। अब मैं थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र के व्यावहारिक पक्ष पर आऊंगा। आजकल ज्योतिष शास्त्र से जीविका कमाने वालों की इतनी बाढ़ आ गई है, पढ़ते नहीं है, 16 आने में से 2 आने जानकारी होती है, कमाना शुरू कर देते हैं, आगे पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं। भविष्यवाणी की जो असत्यता होती है उसके प्रमुख कारणों में से कुछ कारण मैं गिनाऊंगा। यास्क ने निरुक्त में एक वाक्य कहा है, आप में से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें याद आ जाएगा। सायक पुरुष रहा न तो शास्त्र रहा। अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति चलता है, बिना किसी की सहायता लिए चलता है, टकरा जाता है स्थान से, नैक स्थान और अपराध है, जदे न मंधे न पश्यति। अंधा नहीं देख रहा है तो स्थान का अपराध है, स्थान तो अपनी जगह है, वो तो हिल ही नहीं रहा है, रुका है, ठहरा हुआ है। पुरुषापराधस्य भवति। तो इसमें शास्त्र का अपराध नहीं है, शास्त्र तो अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। अपराध है उन लोगों का जो शास्त्र को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, किसी योग्य व्यक्ति से सहायता नहीं लेते। हमारे यहां तो यह भी कहा गया है, पुस्तकम प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ सभा मध्य न राजन्ते जार गर्भाई स्त्रिय। अकेले अकेले एकांत में पुस्तक समझ पढ़ करके, नावल की बात और है, नटस्य गाथाम शृणोति और उपाध्यायात अधीते, इसमें फर्क है। विधिपूर्वक विद्या स्वीकार करने में पंचमी विभक्ति लगती है। नट की गाथा विधिपूर्वक नहीं सुनी जाती, चलते चलते सुन लिया, बस आने में देर है, रथ आने में देर है, तो चलो नट की गाथा सुन लिया। तो जो लोग गंभीर शास्त्रों का अध्ययन किसी गुरु के चरणों में बैठकर नहीं करते, कहा एक कैसी संतान है इनके गर्भ में, कहा एक जारद संतान है, चोरी वाली अवैध संतान है गर्भ, जार गर्भाई स्त्रिया। बिना गुरु के प्राप्त ज्ञान से युक्त व्यक्ति को
जारणी स्त्री के गर्भ जैसा बताया है। पति से भिन्न किसी और से तो गर्भ है, ऐसी स्त्री सिर झुका के चलती है, लेकिन अपने पति से है तो सिर उठा के चलती है, सीना तान के चलती है। ऐसे ही गुरु के चरणों में जो ज्ञान होगा, ऐसा शिष्य सिर उठा के रहेगा, सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। तो शास्त्र पढ़ते नहीं। मैं बिना नाम लिए एक बात बताता हूं, प्रैक्टिकल। विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति से पहले, जब मैं देशबंधु कॉलेज में था, एक व्यक्ति मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टेट बैंक के सामने मिल गए, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर, और के अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहली ज्योतिष में पीएचडी हुई थी। उनका भी नाम नहीं लूंगा, पहली पीएचडी हुई थी। और वो पीएचडी सन 75 से पहले हुई थी, ज्योतिष में पहली पीएचडी। हमने देखा, उनका सुना, तुम ज्योतिष जानते हो? मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूं जानने की। नहीं, तुम्हारा नाम सुना है, तुम जरा सा कुंडली देखो। एम्बेसडर कार उनकी खड़ी थी, उसके बोनट पर एक पर्चा निकाला, मुश्किल से 4 अंगुल का, पता नहीं टिकट था क्या था, उसके पीछे बस केवल चक्र, 12 घर बना के उन्होंने ग्रह लिख दिए। हमने कहा इसका नवांश बना दीजिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं, टाइम नहीं, कुछ नहीं, चक्र अपना इसमें जरा नवांश बना दीजिए। कब क्या होता है? दिन में 12 लग्नें होती हैं, हर लग्न के 9 भाग होते हैं, और उस 9वें भाग को नवांश कहते हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी जानते हैं। और वराह मिहिर का सूत्र है कि मनुष्य की आकृति से मिलाओ कि ये कुंडली ठीक बनी है कि नहीं, क्योंकि भगवान की बनी हुई ये कुंडलियां हैं। जितने व्यक्ति उतनी ये भगवान की कुंडलियां हैं, ये गलत नहीं हो सकती। मनुष्य के बनाए हुए जन्मपत्र में अशुद्धि हो सकती है, समय नोट करने में गलती हो सकती है, घड़ी आगे पीछे हो सकती है। तो शरीर से मेल करो। लग्न नवांशप तुल्य तनुष्यात, वीर्य जुतग्रह तुल्य तनुर्वा, चंद्र समेत नवांशप वर्ण, काद विलग्न विभक्त भगात्र। तो मैंने उन सज्जन से कहा कि नवांश बना दीजिए। कहा वो क्या होता है? अब आप बताइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस युग में 75 से पहले जिसने पीएचडी करा दी ज्योतिष में, उस सुपरवाइजर को नवांश नहीं पता। तो इस तरह ये इस शास्त्र के साथ अन्याय हो रहा है। और बताओ, मैं आपसे शेयर करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जब से ये टेलीविजन बना है, DD1 और DD2 के अलावा, लगभग सारे चैनल्स ने हमसे निवेदन किया कि फलादेश कीजिए, राशिफल। हमने कहा इस ज्योतिष शास्त्र के बिल्कुल खिलाफ है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब तक हम किसी व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, उसका सामाजिक स्तर क्या है, उसका आर्थिक स्तर क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, पीछे से उसको क्या मिला है, ये जब तक न जान लें तब तक ग्रहों की स्थिति की व्याख्या सही नहीं हो सकती। देश, काल, परिस्थिति का उस पर क्या असर है, किस देश का है, कहां का है, किस काल में है, किस परिस्थिति में है, उसके साथ उसको मिला के देखा जाएगा। एक बात की स्वतंत्रता है, इसलिए मैं कहूंगा जब बात हमारी कोई खोल देता है तब हम उस पर बोल सकते हैं। रामजस कॉलेज के एक लाइब्रेरियन थे बाबू श्रीपत बाबू, इस समय 80 से ऊपर के होंगे। 72-73 में मैं वहां पढ़ा रहा था। मुझसे संपर्क ज्योतिष वाला उनका 80 के बाद हुआ, कोई समस्या थी तो। कुंडली नहीं थी, जन्म दिनांक बताया, समय बताया, बनाई। पटियाला का जन्म, श्रीपत शर्मा, कुंडली बनाई। श्लोक कह रहा था कि ये बंदा जहां पैदा हुआ है, इसके घर से सटे हुए घर में गधे या ऊंट बंधे थे, क्योंकि जन्म का समय पक्का नहीं था। इतने बजे से इतने बजे के बीच में, तो 2-3 लग्नों में से एक लग्न ट्रेस करना था। अब राजस्थान का जन्म होता तो मैं ऊंट बोलता, पटियाला का जन्म हुआ, ऊंट का रिवाज में, वहां गधे। तुमने कहा भाई तुम्हारे घर के बगल में गधे थे? कौड़े 20 गधे थे। कुम्हार का घर था सटा हुआ, इनके घर से अगला घर कुम्हार का था, का 20 गधे थे। मैंने कहा कुंडली तुम्हारी ठीक हो गई, और आज तक को कुंडली बिल्कुल सही निकल रही है। जो जो उस कुंडली से फलादेश है भगवान की दया से, ये
तब गुरुवर एवं मैं नहीं, ये हमारे ऋषियों को क्रेडिट जाता है। हम तो उस टार्च को जला के देख लेते हैं, टार्च हमारी नहीं, हम तो उसको प्रणाम करके जला लेते हैं, देख लेते हैं। ये सबसे हमारे ऋषियों को, गुरुओं को है। तो अब देश काल हम जानते, पटियाला का जन्म है और उनको जानते ही थे। तो इस तरह से व्यक्ति को, देश को, काल को, उसकी शिक्षा को, उसकी योग्यता को, उसके व्यवसाय को देख करके फलादेश होगा, तब सही होगा। एक ऋषि कहता है, तुलाको दंड बीनस्थ लग्नस्थो भी शनैश्चर करोति भूपतेर जन्म वंशे चंद्रपतेर भवे। तुला धन या मीन का शनि अगर लग्न में स्थित है तो वो राजा बना देगा, लेकिन एक शर्त है, राजा के वंश में पैदा हुआ हो, राजा का भतीजा भी हो, राजा के सगे भाई में चचेरे भाई का लड़का भी हो, तो वो राजा बन जाएगा, अगर तुला धन या मीन का शनि लग्न में हो तो। अब इसको सोचिए क्या क्या कह रहा है। ये राजयोग तो है, लेकिन अद्भुत राजयोग नहीं है, ये सामान्य राजयोग है। और ये सामान्य राजयोग तभी फलित होगा जब राजा के वंश में कोई पैदा हुआ हो। और शनि का काम क्या है? शनि साक्षात जमराज है, और जमराज जब मदद करेंगे तो अपने तरीके से करेंगे जो उनका तरीका है। अर्थात जो राज्य का उत्तराधिकारी है वो युद्ध में या बीमारी में समाप्त हो जाएगा। समझे? युद्ध में, तब युद्ध में होते थे, या व्याधि में है, वो समाप्त हो जाएगा। और राजा का भतीजा, चाहे सगे भाई का लड़का हो, चाहे चचेरे भाई का लड़का, वो राजा बन जाता है। इसके अनेक उदाहरण है। तो अब हम अगर किसी की कुंडली देख करके कह दें, अरे उच्च का शनि लग्न है, ये राजा बन जाएगा, है? कैसे बन जाएगा? राजा के वंश में होगा तब ना। अब पूरे शास्त्र को पढ़े बिना, पूरे शास्त्र को समझे बिना चेत लगा, वंशे चेत नृपतेर भवेत। चेत, चेत बोले अगर। अब इस अगर पर तो सारा कुछ टिका हुआ है, इसी अगर पर सारा दारोमदार है। अगर राजा के वंश में हुआ तो हाँ, अद्भुत राजयोग भी होता है, जैसे टीपू सुल्तान का था, अरे हैदर अली का, टीपू सुल्तान के पिता का, वो अद्भुत राजयोग है। बहुत लंबे समय के बाद उस तरह का राजयोग होता है। वो चाहे मोची के घर पैदा हुआ सिपाही, अदरा से सिपाही था, वो बना सुल्तान बना, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है वो। तो इन सारी बारीकियों को जान करके फलादेश किया जाए। दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के सभी आचार्यों ने डिंडिम घोष के साथ एक बात कही है, लाख पढ़ लीजिए, आपको गणित आ जाएगा, कुंडली बना देंगे, सही सही बना देंगे। फलित तब तक नहीं आएगा जब तक किसी देवता की उपासना करके उससे आप बड़ा मजबूत रिश्ता नहीं जोड़ लेंगे। बहुत तगड़ी देवी में देवता के साथ आपका मन बंधा हो, तब जाके तो फलित आप कर सकते हैं। सभी ऋषियों ने एक बात कही है, अलग अलग शब्दों में। फलम बदे दैशिक ईश भक्त्या, ईश भक्त्या प्राप्ति न बने न फलम बदेत। फलादेश कैसे करे? ईश भक्ति से प्राप्ति, जो दिव्य दृष्टि है। भक्त तौत थे अभिनव गुप्त के गुरु आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त भक्त तौत, ये ध्वनि के प्रसिद्ध आचार्य हैं, ध्वनि सिद्धांत के। भक्त तौत क्या कहते हैं? कश्मीर के बड़े माने हुए विद्वान थे। धन्यालोक पर नाट्यशास्त्र पर उनकी टीका है। वो कहते हैं, सहिचक्षुर भगवत तृतीय नित्यगीयते। ये जो प्रतिभा है, ये जो दिव्य दृष्टि है, ये जो अंतर्ज्ञान है, ये भगवान शिव की तीसरी आंख है। इसी तीसरी आंख से भूत भविष्य वर्तमान दिखाई दे जाता है। ये तीसरी आंख मिलेगी कैसे? निरंतर साधना से मिलेगी। बिना साधना के दैवज्ञ नहीं बन सकता, फलादेश नहीं कर सकता। इस बात को बड़ा अमीर के पहले से लेकर के और गणेश दैवज्ञ तक सभी आचार्यों ने अलग अलग शब्दों में कहा है। और आज किसके पास साधना की फुर्सत है? फुर्सत हो भी तो उसमें नावल पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, गपशप करेंगे, इधर उधर आलतू फालतू काम करेंगे, उपासना साधना में मन नहीं लगाएंगे। एक आधा पौध हो सकते हैं। तो जब तक साधना नहीं करेंगे
बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, सिद्धिर्भूषयते विद्याम, विद्या का आभूषण है, विद्या का गहना है सिद्धि, और जब तक सिद्धि नहीं होगी तब तक फलादेश में सूक्ष्मता नहीं आएगी। ये जितना भी अध्ययन है, इस अध्ययन को आप शून्य समझिए। मैं एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास का कोट करता हूं, उससे मिलता जुलता यहां पर है, नाम राम को अंक है, नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं। अंक रहे 10 गुण, एक शून्य है, एक लगा दीजिए तो 10 हो गया, 2 शून्य 1 लगा दीजिए तो 100 हो गया, 3 शून्य 1 लगा दीजिए तो 1000 हो गया। अंक जब लग गया तो सब शून्य 10 गुना हो जाएगा, लेकिन अंक ही नहीं है तो सब साधन है शून्य, ये सब शून्य है, शून्य है, शून्य है। तो अंक है उपासना का, उपासना का नमक पड़ जाएगा तो स्वाद आ जाएगा फलादेश में, और नहीं तो ये 6 प्रकार की चटनी और 6 प्रकार की सब्जी नमक के बिना फेंकनी पड़ेगी, बेकार हो जाएगी। तो इसलिए शास्त्र की गलती नहीं है, अध्ययन की कमी, पैसा कमाने की ललक, करना है फलादेश करना। फलादेश क्या आता है, तुम्हारी नई सवारी बिक जाएगी, तुम्हारी पुरानी सवारी बिक जाएगी, नई सवारी आ जाएगी। अब आप पढ़िए पत्रिकाओं में, अरे भाई सवारी का योग है, तो अगर एक पर्टिकुलर राशि की बात करें तो उस राशि के 9 भाग होते हैं। 12 राशियों में कैसे आप बांट सकते हैं सबको? इतने बड़े संसार को, अरबों खरबों लोगों को केवल 12 भागों में कैसे बांट सकते हैं? तो पहली बात यह कि राशियां 12 नहीं 108 हैं, हर राशि के 9 डिवीजन हैं, 9 भाग हैं। एक एक भाग ऐसे हैं जिसमें लाख लाख पृथ्वी समा जाए, राशि के 1/9 में लाखों पृथ्वी हट जाए। तो राशि के मांस को देखिए, उसके बाद उस व्यक्ति के शिक्षा को, व्यवसाय को, और जो उसका पीछे से जो उसको मिला है बैकग्राउंड बाप दादों से, उसको देखिए। तब ये बात सही निकलेगी। अगर कोई गरीब आदमी चपरासी है, माली है, तो ऊपर सवारी प्राप्ति का योग आ रहा है तो पुरानी साइकिल बिकेगी, नई साइकिल आ जाएगी, या सेकेंड हैंड स्कूटर ले लेगा। और यही योग अगर किसी बड़े व्यापारी या किसी उच्च पदस्थ अधिकारी में है तो अपनी एम्बेसडर कार बेच करके महंगी कार ले लेगा, वो है कि नहीं? अकॉर्ड, होंडा अकॉर्ड ले लेगा या कुछ और ले लेगा। अब साइकिल से ले करके और टोयोटा इम्पाला तक सवारी तो सब है। तो फलादेश में सूक्ष्मता तभी आएगी जब उसके परिवेश को, उसकी स्थिति को जाने और पैसा कमाने की ललक न हो। ज्योतिष शास्त्र में बहुत साफ एक बात कही गई है कि ये विद्या परोपकार के लिए है, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं है। ज्योतिषी लोगों के रहस्य को जान जाता है, उसको ये शास्त्र का सख्त आदेश है कि अपने भले के लिए इस ज्ञान का दुरुपयोग मत करो। एक बात आयुर्वेद में भी यही कहा गया है कि आयुर्वेद सेवा के लिए, उपकार के लिए इसकी रचना हुई है। और अगर आप वैद्यक पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको पैसा कमाने की ओर नहीं, लोगों की दुआएं लेने की ओर प्रयास रहना चाहिए। ठीक यही बात ज्योतिष के साथ है। आजकल अधिकतर वैज्ञ पैसा कमाने वाली मशीन बन गए हैं और लोकोपकार बहुत पीछे छूट गया है। बहुत अधिक समय ले लेकर के आप लोग अभी एक आध लोगों को देखा, मैंने घड़ी देख रहे हैं, तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, बहुत धन्यवाद। Because we are having no time, so I request Professor Bajaj to give his expression just in 5 minutes regarding the content whatever he has felt. Well, friends, for me individually it has been a highly educative conference, highly educative. I mean, I never thought that Jyotish could be explained in these scientific terms. You see, we have all been, there is a very famous statement, even Chandrasekhar was saying, well, we believe in Ganit Jyotish and not in the Phalit one.
But, and then Yashpal was also saying his statistical knowledge and all those things. But if you listen to him, the great scholar we have, and in fact I did not know that how he explains the thing and how he projects it. And Varaha Meet Granth, we don't read it, and even then all this. So well, I would like to say thanks to all of you, and there were persons of different groups, especially our Russian group, which has brought out so nice presentation. I was not present yesterday, so I was fortunate that I even bypassed your procedure and I requested him to give us again. Many of you have missed it, so we have recorded all that version with our Russian friend, and our Dr. Pandey was often telling me that we had a person and he has been getting all kind of emails. He is very good in all this. So by the way, I may tell you, Professor Pandey is basically a person from Delhi, but he has gone now with the blessings of our great teacher now to Baroda, and he is a great publisher also. I mean, he has got so many other things, great scholar. When our book was brought out, and he has several lines of Kalidas in our book. My book was on science, it was on Biso science, and he introduced several citations, and then he was telling me that Kalidas knew about internet. I never thought it, but he was the person who told us that Kalidas said to Yaksha, go, he said, the person, you go and give this message to my Virhini, that lady who is waiting for me, and Kalidas sent that message through the clouds. So that became the internet now. And you know, when I told to my other friends, they thought perhaps I was joking. But you see, in science and also in literature, the greatest thing is the person who has got a vision and who could dare to think in an undefined direction. So today's this conference, which was 3 days conference, and I was present on the first day, and I was also present almost the whole day today. But of course I missed it, some lectures which are going on in the other hall, and also second day also. And I'm quite sure all those things we will bring it out. And we request you one thing, though he will not permit me to say this thing, kindly do one thing. You see, everything goes these days with money. So we request you to kindly contribute as much possible help to this kind of group who is trying to bring out the whole proceedings. You see, either he will be doing something with a very small thing, so he will not permit me, but I would request you, all those who are coming from different organizations, they should contribute so that we could bring out good proceedings, and we could invite you. I mean, he might have arranged all those. I have not taken the lunch, etc. I do not know, but everywhere money goes. All he has taken it. I mean, kindly do not, feel shy in helping financially also. That is very essential. And one thing you have to carry with us, that some of us, we could not listen you, or we could not give you time because he has other restrictions. But we are interested in listening to you. So we have already got so many journals. He is also now looking after Oriental Group Institute also. We are also bringing out wonderful group. Wonderful. In fact, I got now so many big books from him, and we are publishing everything in English. Hindi also? No. So they bring out, and I was surprised to see the Khajuraho and all those things. They have taken the photographs and written in English, and it is a very old institute. Very old institute. So I request you, all those things which we could not bring out in this one, we will try to bring out even in that journal. And in India, though we are very unfortunate that we have forgotten our all glory, so I would remember at this point a great line which Max Muller wrote: a nation that forgets the glory of its past loses the mainstay of its national character. So I request you to kindly remember that great person who dared to put all those things in black and white. And I have been telling to Pondicherry group, Pondicherry has got a very good collection of our great scriptures. All those scriptures should be collected, and we should try to translate by our great scholars, because they understand better. You listen to our friend Professor Goswami also. I mean, he is a chemist.
basically. But he has been participating in all these discussions and his knowledge about Sanskrit and all. Thank you very much. Now, I request, if those are having, I request to the participants, if anyone wants to speak feedback of the conference, then he in 1 minute, not more than that. So please, I request, if you want to give the feedback regarding the conference, it is open for you. It's a very interesting conference, bringing back our values to this modern world. Such kind of exchange of knowledge only will pave way for the future prosperous and peaceful world. Understanding the nature and living according to that only is worship of God. That way of respecting only will bring us harmony in the self, harmony in nature, harmony in the society. That way this kind of a scientific exploration of the past and then linking this with this present world is very important towards this Indian Society for Indic Studies making every effort. So I am very glad to participate in this and contribute towards this through our latest thinking of Vedatrian philosophy. Thank you very much. You yourself, please. Rabindranath. The 3 days have been a variety of feast. Very many subjects in a short period covered, and entirely new subjects not in my field have been given to us, and it is very interesting and it is amazing to see so much of depth in each speaker and really benefited. You notice the word depth, so it is a praise to all of you, and I am really helpful that you have used the correct word, depth of which is going. In every paper I have noticed persons have brought out papers worth 30 pages. Please. Any more? Anyone? Some young persons, boys. Deepak Karnal is not here? Yes. Please, I won't talk about maybe I arrive in India on this conference, but India arrive in my heart, and forever, in my heart forever. Thank you very much. Thank you. Dennis is the one person who had come from Russia, and he told me that I am not able to understand English. So how I will present my paper? So then I told him that you prepare the PowerPoint, and there will be scholars who will translate your paper, or they will give the comment. And he is a very hard worker, and his paper has the quality. I think that the whole conference, his paper is the best one. Then Goswami ji, your feedback, your comment. 1 minute. Only 1 minute, not more than. young लोगों से सुन लो. Some young boys and ladies will also speak. Please. अपने आप. Mic is not working. Loudly. हाँ कोई बात आप पूरी है how the great Fibonacci number. To you
Goswami. 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 Yeah. Devendra Mishra, sorry. Devendra Mishra. How he explained all that things that in 407 that all the things which we are using today have been explained that days also. So it was worthful for me to gain all this knowledge, and I am thankful to Mr. Pandey sir who organized all this. Thank you very much. Some ladies will also speak, please. Shanti is not there? Shanti Suchi? Oh, why you are very quiet? सबसे बढ़िया बोला. Thank you. So some person from here on this side, ladies will speak, please. Any one of you. Whatever you want to say, take out. अच्छा आपके वो भी तो बोलेंगे ना क्यों नहीं बोलेंगे? Now I will speak something. Now I will speak something. नहीं गोस्वामी जी बोलेंगे कमाल है. नहीं गोस्वामी जी बोलेंगे. गोस्वामी जी को मौका दूंगा. सबसे Actually, I am going to give you important announcement for ISIS 203 course and future plans. So there will be PowerPoint, just in one page you should take that PowerPoint. Now, Dr. John Reed, President of the World Institute of Scientific Exploration, BILE, served on the International Planning Committee of ISIS 30. Dr. Reed is writing a short article on ISIS 2013 for the BILE newsletter that has a deadline of April 5. And he has offered to publish all the conference abstracts online by giving a link to the abstract in the newsletter. ISIS will publish a special issue devoted to the ISIS 13 conference of the peer-reviewed International Journal of Indic Studies. Kindly submit your article before the hard deadline of May 1st, 2013. Following the guidelines given the website. If the papers will not be on the guidelines, then that will be rejected, first of all, in the first. Then your article will be peer-reviewed by suitably selected referees. The acceptance or rejections of your paper will be based on recommendation of the referee. The future plans. The International Planning Committee of ISIS 13 has made the following suggestion to enhance the impact of future conferences. Organize the second international conference in early January 2014. Oh, 15 is written wrong, that is 2014. In the early, in 2014, the month of January. There are 3 possible locations are Vadodara, Hyderabad and Coimbatore. Then venue will be at a major university. Venue will be at a major university requiring full administrative support and local funding from its sponsor.
Then examples of the International Conference Committee, ICC, that will be formed include themes and programs, conference budget including invited speakers and partial hospitality budget, and proposal writing to the secure funding, marketing and publicity, IT media and web page development. And kindly send me your thoughts, suggestions, ideas via email on the second international conference. Thank you very much. Now, Professor Goswami, please you give in 1 minute your feedback, whatever you say. Now our main duty is that to welcome to our respected persons. First, I call Mr. Gunadhar Pandey to welcome Professor Devendra Mishra with giving a shawl. Gunadhar Pandey is one of the main trustee of our organization. And basically he is the mining engineer, he is the GM in his CCL, Coal of India, and under 500 engineers are working. So he has left all these jobs and he has come far from Calcutta, from Massachusetts, and he is coming here. And I request to welcome with bouquet. Bouquet also. Now I request to Abhishek Pandey to welcome to Professor M.M. Bajaj. And with bouquet, Mukta Mala and Ankita Pandey. Where is his thing? He is here, Ankita Pandey. How? Bouquet look. Come. Now I call Mr. Denish to welcome Goswami, Professor Goswami, with the salt. Well, I think it is Dennis who deserves this honor rather than I. While I accept this from Dennis, I present it to Dennis as a souvenir of this conference. Both are scientists in like several ways. Babu is there, he will what is your full name? Now I am going to introduce our trustees member. So first I request to Madhuri Pandey to welcome to President of the Trust. President of the Trust, Srimati Kausalya Devi. She is my mother also, and she is the main person who is giving the enthusiasm to me to work. So I request her to
Now, the patron of Dr. Paramitra Shastri Education came with us, Dr. Sushila Pandey, and wife of Dr. Paramitra Shastri. And she is also my mother. And so I request to Pratima Pandey to now I am going to, in our trust day, we are having the president, patron is the Mrs. Sushila Pandey, Srimati Sushila Pandey. She is the wife of the Dr. Paramitra Shastri, his name is my father-in-law. And then Kausalya Devi is my mother, and she is the president of the trust. And then myself is the secretary of this trust. And then Dr. Gunadhar Pandey, he is the general secretary, joint secretary of the trust. And then Madhuri Pandey, she is the treasurer. She is the main funding. Funding we will not get from, we will get there. If she will not pass, then we cannot do anything. Then Pratima Pandey, she is also our trustee. And then Abhishek Pandey. Abhishek Pandey is there. And these are our teams, these are our organizers who has organized this function, and they have cooperated me to perform this kind of performance. And then Nalini Ranjan is there. You have seen that how much he was working. And then Amir Ranjan is there. So these are the trustees. Those are organizers of this conference since beginning, since last 7 or 8 months. They are working with us on this point. And there are 3 more trustees, that is Satish Pandey and Mahima Pandey, and there are Vijay Pandey. They are also, but because of the distance, we have not taken so much help from there. There were so many personal problems, other things also. So these are our organizers, trust members, active. So, and now the ISIS, Indian Society for Indic Study, is the sub-unit of the trust, and that is the main academic, whatever the academic function we perform through this ISIS, Indian Society for Indic Study. Then we have a journal, annual journal, that is the Indian Society International Journal of Indic Study, which we have launched in 2012. That is in the final process, and we have asked scholars from the world to contribute their paper in respective subjects, and there is no limitation of the subject, various subjects, but main thing is that the contest must be based on the ancient Indian scripture. Subject is you can link with any subject, either science, like technology, various kinds of subjects, but based is the ancient Indian scripture, either Vedas, Vedic literature, or classical literature, or anything. So this is our work, and in Indian Society of Indic Studies there are more than 50 members. Those are in our advisory committee, and the main work is the Dr. Sanjeev Sharma.
he is the Joint Secretary of the ISIS, and Dr. Ajay Jha. Ajay Jha is also there. He is present. His cooperation is also very much. He has also always worked with me since beginning formation of the club. So I will not take more time. So now I will just give the vote of thanks. First of all, I would like to offer vote of thanks to all the participants, guests, well-wishers, media, and all those who are associated with this first international conference. I offer my vote of thanks to our patron of Dr. P. Sek, Mataji Srimati Sushila Pandey. Then I must convey my thanks to Dr. Vishwanath Chaudhary, former teacher of Netrahat Vidyalaya, and all other members of NOVA, that is the Netrahat Old Boys Association. Netrahat Old Boys Association, Dr. Shastri was the principal in Netrahat Vidyalaya, and Netrahat Vidyalaya is the unique school of the India. And what is the uniqueness in that school? In every year, more than 30 students become IAS or IPS. That is earlier it was in the Bihar, and at present that is the Jharkhand. In Delhi, at least 4 DCP are from Netrahat Vidyalaya at present. And in secretary, there are so many secretary, joint secretary, so many on valuable posts and very important posts. So you can understand how he was perturbed. And Dr. Shastri was the student of Dr. Hazari Prasad Devi. And his work was, his PhD, although he has done PhD under Devendranath Sharma. Devendranath Sharma was the linguistic, Bhasha Vaigyanik. And so in the first session, I kept for memorial session, Dr. P.M. Shastri memorial session. After that, I classified all the subjects under 14 sub-themes: ancient Indian wisdom and modern world. And then I have divided in 14 sub-themes. Then I offer my vote of thanks to Dr. Ramanath Sharma, as internationally renowned scholar, University of Hawaii, USA, for his fruitful deliverance in his keynote address. Then I offer vote of thanks to Professor P.V. Sharma, Vice Chancellor, Delhi Technological University, Delhi, for accepting our invitation as guest of honor. Then I offer vote of thanks to Professor K.C. Upadhyay, Director Biotechnology, MIT University, Noida, and former Vice Chancellor of MS University, Vadodara, for his active presence in the inaugural session. Then I offer vote of thanks our International Planning Committee to all the members. Already I have announced their name. And now then I offer vote of thanks to all the participants from different parts of our country and abroad. If I not mention the employers of this Jawaharlal Nehru Youth Center for their utmost support in all the 3 days, then it would be unworthy. The support of web telecast members, all members, especially Ravi Mongia and Amit, and we must clap for them. In 3 days, the employee of the canteen also they have served very good food. There is no complaint and no problem. And at the last, I offer my heartiest thanks to all the members of Dr. Paramita Shastri Education and Charitable Trust for full life member. Life member, I must tell you that our organization is also family organization. That is a charitable trust. Our main uddessh is the 3: social, education and health. Social, education and health. And our organization being a non-profit, we don't want a single penny from anyone. Only if they give, then that will be donation,
as a donation, and that will be for serving the people, either in any sense. We have given the scholarship in 2012 to 11 students. 11 students. And our organization is not very old, only just the date is 23rd September 2011. So it is hardly 1.5 years old. So this was our first effort, and whatever we have got, achieved, and whatever lacking, whatever I have learned from this, we will try to improve in the future. And the only, if anyone want to become a life member, the life member fees is also very nominal, 1,000 rupees. That is life member. So, and after that, if anyone gives, there is, suppose that the conference, no, there is no conference fees, there is no registration fees. This is that is the donation fee. Actually, in receipt, what we are writing, that is the donation fee. That is not the registration fees, or because this is an English term, that's why we are using. So, especially I am very happy to listen the objectives. You see, it is not it is a question of management. You see how he has done it, and the 3 objects which he said, I think these are very dear to me: education of the ladies, poor ladies, and then giving funds to those who cannot afford it, and then also social. And it is not only merely some scholarly discussion we want to do. We want to bring Vedas and all those things, and we want to live with that objectives which we have got. See, whatever you read in the books, that should be translated on the life also. So you see, despite the fact that he was having already so many problems bringing out books, he has brought out, I think, how many? 100 books we have got? 150. 150 books he has already brought out. You see, it is a matter of, and bringing out very scholarly books, very scholarly. I mean, where he will be talking about different issues and very correct. I mean, Hindi, Sanskrit, everything he will be very careful. And I am happy that he has got such a big thing, and it is not merely to praise him, but it is something which we have to, and he has used the correct word, kindly try to become at least a member. That will be acceptable to you. That is acceptable. Life membership, and that too is 1,000 rupees. You see, in many other organizations it is very high, and he has just said 1,000. So I think all these students and other persons who are having possibility to pay, I mean, this is not much. At least I would say that from our side we would like to join in great numbers. I mean, it is a great thing which he is doing, and your money which you are giving it in the form of membership and all that too he is using it for the children, for the scholarships and all that. And also those who would like to attend the conference but they don't have money, maybe they would like to support some way. But it all depends upon, and at least if you cannot commit, at least buy the proceedings which we are going to bring it. That you will not mind my saying so. So it is very necessary that we understand the feelings with which he has started. I think it is a great respect to our great Shastriji in his memory. This is the best way. I am telling you, he was a great scholar. He has written 8 novels in Hindi literature. Upanyas, 8 Upanyas. Abhrans, he was a scholar of the Abhrans language. Abhrans, हेमचंद्र के अभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि 600 पेज का जो है वो प्रकाशित किया हमने. और you still have this? Yes, sir. And then Abhrans Sutra Shaili, which he worked under the Hazari Prasad Dwivedi, which was published from the Nagari Pracharani Sabha. I think most of you know about Hazari Prasad Dwivedi. Now thanks to all of you. Now we can proceed. And thank you again to all of you. And we will meet you in the next conference.